Hello friends, welcome to Verse Tutorials. It is a platform to educate yourself. दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए। तो दोस्तों, इसी तरह वर्स ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी इन वीडियोस को। आज वर्स ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आप लोगों के लिए लेके आया है क्लास 6 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें हम आज जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही प्लेइंग विद नंबर है। इसका मतलब इसमें हम खेल खेल में चीज़ों को सीख जाएंगे। तो जिन चीज़ों को हमें इसमें सीखना है उन्हीं चीज़ों को वर्स ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपके लिए लाया है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को मल्टीपल नंबर्स को सीखने से। तो देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का मल्टीपल्स कैसे बताते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल दरअसल किसी भी नंबर के लिए वो सारे नंबर होते हैं जो इस नंबर से डिवाइड हो सकें। मतलब वो सभी नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उसके मल्टीपल कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो 12, 24, 36, 48 ये सभी क्या है, 12 के मल्टीपल हैं, क्योंकि ये सभी 12 से डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा 12 के और भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो लेकिन हम पता कैसे करें कि कौन सा नंबर इसका मल्टीपल है कौन सा नहीं है, या अगर हमें पूछा जाए कि इसके मल्टीपल बताओ किसी नंबर के, तो वो कैसे बताएं। तो आइए सीखते हैं हम किस तरीके से मल्टीपल को बता सकते हैं। तो हमें एक एग्जांपल लेता हूँ 12 का। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 12 को एक एक करके सभी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि 12 की अगर आप 1 से करेंगे तो आएगा 12, तो 12 का एक मल्टीपल हुआ। उसी तरह अगर 2 से करेंगे तो 24 आता है, इसका मतलब 24 भी 12 का एक मल्टीपल है। और 3 से करने पे 36 आता है, उसी तरह 4 से करने पे 48। और इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको 12 के और मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो ये तो बात हुई 12 के मल्टीपल निकालने की। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि केवल 12 के ही मल्टीपल तो नहीं निकलते मल्टीपल से, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक नंबर का मल्टीपल इसी तरह निकाल सकते हैं। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6 का। अगर आप 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 से करने पे 12, 3 से करने पे 18 और इसी तरह 4 से करने पे 24 आता है। और इसके आगे भी अगर आप 5 से करेंगे तो 30 आएगा, और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी तरीके से आपको मल्टीपल्स भी पता चलते जाएंगे। तो आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और इस चैप्टर में आगे हम लोगों को पता चलने वाला है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर्स के लिए वो सभी नंबर होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मल्टीपल्स में वो नंबर्स जो इस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें हम मल्टीपल कहते हैं, और फैक्टर में जो नंबर इस नंबर को को डिवाइड कर सकते हैं उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो नंबर्स दैट कैन कम्प्लीटली डिवाइड अ नंबर आर इट्स फैक्टर। तो किसी भी नंबर का फैक्टर वही नंबर होगा जो इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये सारे के सारे 12 के फैक्टर हैं, क्योंकि इन सभी से 12 को कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने की है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर्स ही होंगे जो उसके फैक्टर होंगे। जैसे मल्टीपल के केस में हम कितना भी आगे तक बढ़ सकते थे, उसी तरीके से इसमें हम कितना भी आगे तक नहीं बढ़ सकते। इसमें हमें एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं, केवल उन्हें ही हम इसका फैक्टर बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें आपको जैसे उसमें मल्टीप्लाई किया था इसमें डिवाइड करना है। इसमें जैसे 12 का अगर फैक्टर निकालना है तो आप उसे 1 से डिवाइड कीजिए। 1 से डिवाइड करने पे आएगा 12। अगर आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 3 से करने पे 4 आएगा। लेकिन नेक्स्ट नंबर हमारे पास जिससे हमें डिवाइड करना है वो 4 ही है, लेकिन 4 तो पहले से ऑरेंज हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे सारे फैक्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटली हमें पता चल चुके हैं। जब भी नेक्स्ट जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो नंबर पहले से ऊपर कहीं मौजूद हो, इसका मतलब ये है कि हमें सारे फैक्टर पता चल गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये 6 फैक्टर्स 12 के हैं जो कि हमने ऊपर लिखे भी थे। अब इसमें भी आपको ऐसा ना लगे कि केवल हम 12 की फैक्टर ही निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। अगला एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ 18 का। आप 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करने पे 6 आ जाता है। 4 से 18 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, ना ही 5 से होता है। और फिर नेक्स्ट नंबर क्या आया 6।
तो इसका मतलब ये हुआ कि और 6 हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम सारे फैक्टर निकाल चुके हैं। तो 18 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो वो होंगे 1 2 3 6 9 और 18। तो उम्मीद है दोस्तों आपको फैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आया होगा। अब क्योंकि हमें फैक्टर्स को फाइंड करना और मल्टीपल्स को फाइंड करना आ ही गया है, तो इनके बारे में कुछ रोचक बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्ट है इसके लिए वो ये है कि कोई भी नंबर वो अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल होता है। चाहे आप कोई भी फैक्टर अगर देखेंगे तो सीधी सी बात है ना, उससे वो डिवाइड हो ही जाएगा, तो दैट मीन्स कि वो उसका मल्टीपल भी होगा। तो अपने हर एक फैक्टर का हर नंबर मल्टीपल होता है। दूसरी बात यह है कि 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा फैक्ट ये है कि हर एक नंबर जो होता है वो अपना खुद का भी फैक्टर होता है। मतलब अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना भाई, 12 के टेबल में 12 आता ही होगा और 13 के में 13 आएगा ही आएगा। तो कोई भी नंबर हो वो खुद से तो फैक्टराइज हो ही जाएगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो खुद का फैक्टर है। दूसरी बात आगे जो आई वो ये है कि हर एक फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिविज़र होना चाहिए। एग्जैक्ट डिविजन का मतलब है कि हम उसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, दैट मीन्स द एग्जैक्ट डिविज़र। तो कोई भी फैक्टर हो, यही डेफिनेशन में भी हमने समझा था कि जो कम्प्लीटली डिवाइड एग्जैक्ट डिविज़र हो उसे ही हम उसका फैक्टर मानते हैं। उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर की बात करें तो फैक्टर या तो उस नंबर के बराबर होगा या फिर उस नंबर से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड होना है ना उसे उस नंबर से, तो इसीलिए वो उससे छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। अगला जो फैक्ट इनके बारे में है वो ये है कि किसी भी नंबर के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको फैक्टर समझाते समय भी कहा था कि किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर निकालने हैं तो उनके एक लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उसके, वो उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, जबकि मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो अगला जो हमारे पास फैक्ट है वो ये है कि हर एक मल्टीपल जो होता है किसी भी नंबर का वो या तो उसके बराबर होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही समझिएगा, क्योंकि उसका मल्टीपल है तो सीधी सी बात है उसका उससे बड़ा ही होना है, मल्टीपल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होते हैं वो या तो उससे बड़े होंगे या फिर उसके बराबर होंगे। आगे आपको ये भी देखने को मिल रहा है इसमें कि नंबर ऑफ़ मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि आप कितने भी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और वो इनफाइनाइटली आगे आगे उसके और मल्टीपल निकलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आए। और लास्ट फैक्ट जो इसमें है वो ये है कि हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल भी होता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद का मल्टीपल होता है। तो ये सारी की सारी बातें हमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पता चली हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, या तो वो नंबर खुद या फिर 1। अगर उसके केवल 2 ही फैक्टर है तो हम उसे प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 अगर मैं देखूं तो 2 के 2 ही फैक्टर है, या तो 1 है या फिर 2 है। 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है, इसलिए हमने उसका एग्जांपल यहाँ पे लिया है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं। इसके बाद हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर दरअसल वो नंबर्स है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मतलब कि जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सके उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल हो सकता है 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और खुद 4 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब 4 जो है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब लेकिन एक नंबर ऐसा है जो आपको हमेशा शंका में डाल देगा, उसका निवारण करने के लिए इस वीडियो में मैं उस नंबर का जिक्र कर रहा हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 1 की। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। वो इन दोनों ही श्रृंखला में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसका केवल एक ही फैक्टर है और वो खुद 1 ही है। तो इसीलिए ना तो हम कह सकते हैं कि उसके केवल 2 फैक्टर हैं, ना ही हम कह सकते हैं कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो 1 को ना तो हम प्राइम मानते हैं और ना ही
कंपोजिट नंबर मांगते हैं। तो आइए अब हम आगे कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जिससे हम 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं ये पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दरअसल बात करने जा रहा हूँ सेव की, जिसके अंदर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेके 100 तक के सभी नंबर्स को लिख लेना है, कुछ इस तरह से जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको उस नंबर पे क्रॉस लगाना है जो कि ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। मैंने आपको भी बताया था 1 ऐसा नंबर है ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। उसके बाद हम उस नंबर पे क्रॉस लगाते चले जाएंगे जिस नंबर को हम प्राइम नहीं मान रहे हैं। जो प्राइम नहीं है उस पर हम क्रॉस लगाते जाएंगे और जो कि प्राइम मिल जाएगा उस पर हम सर्कल करते चले जाएंगे। तो अगला सर्कल हम करेंगे 2 पे, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। और अगर अब आप देखेंगे तो आगे जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे ही नंबर कंपोजिट हो गए। तो अब हम उन सभी के ऊपर क्रॉस लगा देंगे जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 पे सर्कल लगा देते हैं और 3 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर को हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे तो कंपोजिट हो गए अपने आप में। और इसी तरह हम 5 के साथ करेंगे और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के ऊपर भी इसी तरीके से क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद 7 पे हम सर्कल करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम ऐसा करते करते लास्ट नंबर तक पहुंचेंगे, उस टाइम पे 100 तक के सभी नंबर या तो क्रॉस हो चुके होंगे या तो सर्कल हो चुके होंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो नंबर पे हमने सर्कल किया है वो सारे प्राइम नंबर हैं और जिस नंबर पे हमने क्रॉस लगाया है वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो ऐसे आप 1 से लेके 100 तक के सभी नंबर्स में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अलग अलग समझ सकते हैं। हेल्प के लिए आप अपनी NCERT बुक में मौजूद टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेबल भी कुछ इसी तरह के मेथड का इस्तेमाल करके बनाई गई है। तो दोस्तों, अब हमें लेकिन ये बात समझनी होगी कि किसी भी नंबर को अगर हमें ये देखना है कि वो किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है, या उसकी कौन सा उसका फैक्टर है और कौन सा उसका फैक्टर नहीं है, ये बात पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे इस वीडियो के अगले अंक में ये देखते हैं कि डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैं सबसे पहले आपके सामने जिस नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो नंबर है 2, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर इसके लिए आप देखना चाहते हैं तो बस आपको ध्यान देना है उस नंबर के लास्ट की डिजिट पे। लास्ट की डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट होती है सबसे राइट में, वो अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है, इनमें से कोई भी एक है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। और अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो जैसे 24, 348, 466, 790, इन सब के लास्ट में अगर आपने ध्यान दिया हो तो 4, 8, 6 और 0 इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये सारे ही नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह तो हम 2 की डिविजिबिलिटी पता करते हैं। अब अगर हमें पता करना हो कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस नंबर की सभी डिजिट को जोड़ देना है। अगर उनको जोड़ने पे जो नया नंबर बना वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेट बात है कि ये जो पिछले वाला शुरू वाला जो नंबर हमें दिया गया था ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे मान लो हमें दिया गया है 3, 4, 5, 7, 5, ये सारे के सारे नंबर जो हमें दिए गए हैं, सारे डिजिट दी गई हैं, इनको हमें जोड़ लेना है। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 24, और 24 तो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34,575 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको 3 की डिविजिबिलिटी भी समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं 4 की। दरअसल 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब हमें सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देना है, टेंस वाले डिजिट और वंस वाले डिजिट पे। वो जो नंबर बनाएंगे अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो डेफिनेट बात है कि वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा।
तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमने लिया है 45,628, 6,736, 7,624 एंड 45,604। इन सब में अगर आप देखेंगे तो केवल लास्ट के 2 डिजिट पे अगर मैं ध्यान दूँ तो एक में 28 है, दूसरे में 36 है, तीसरे में 24 है और नेक्स्ट वाले में 04 है। और ये सारे ही नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब जितने भी नंबर हमने स्टार्टिंग में लिए थे वो सारे के सारे 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो सकते हैं। अब जो अगली डिविजिबिलिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान डिविजिबिलिटी है। मतलब इस डिविजिबिलिटी में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगली डिविजिबिलिटी हम 5 की पढ़ने वाले हैं। 5 के लिए बस आपको इतना ध्यान देना है किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से एक डिजिट आ गई तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं 645, 255, 670, 500, 5670, इन सब के लास्ट में या तो 0 है या फिर 5 है। तो इसका मतलब ये है कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 की। अगर आपको डिविजिबिलिटी देखनी है तो उसके लिए आपको 6 की डिविजिबिलिटी की बजाय आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो इट्स नेसेसरी कि वो 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो 3462, 7812 ये दोनों ही नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं और 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये पक्की बात है कि ये 6 से भी डिवाइड हो पाएंगे। और दोस्तों अब जिस अगली डिविजिबिलिटी के पास मैं जाने वाला हूँ उस डिविजिबिलिटी को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये 1 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी में सबसे मुश्किल रहने वाली और सबसे कम समझ में आने वाली डिविजिबिलिटी होती है। लेकिन मुझे पता है कि आप इतने समझदार हैं कि आप इसे भी बड़ी आसानी से समझ लेंगे और फिर हम आपको समझा ही ऐसे तरीके से रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें लास्ट की जो डिजिट होती है इस नंबर की, जो सबसे लास्ट के डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट होती है उसको ट्वाइस करके बचे हुए नंबर में से माइनस करना होता है। और ऐसा करने पे आपको पता चल जाता है कि जो नया नंबर आया वो अगर 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर पहले वाला भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि 343 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब क्योंकि देखो आपको खुद पता चल रहा होगा कि 343 ना तो 3 से डिवाइड होता है ना 5 से डिवाइड होता है और 2 से तो इसके होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अब हमें देखना होगा ये 7 से होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के डिजिट का ट्वाइस कर देंगे, यानी कि 3 का कर देंगे 6 और उसको बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे, यानी कि 34 माइनस 6। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 और हमें तो पता है कि 28 जो होता है वो 7 के टेबल में आता है। और अगर 28 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 343 भी 7 से डिविजिबल है। तो इस तरह से आप 7 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। उम्मीद है आपको 7 की डिविजिबिलिटी अब समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखने वाले हैं 8 की डिविजिबिलिटी। दरअसल 8 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट हम बहुत बड़े नंबर के लिए करते हैं, इसीलिए इसकी डिविजिबिलिटी कहती है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, जैसे हमने देखा 2 की अगर डिविजिबिलिटी देखनी थी तो लास्ट की 1 डिजिट देखी, 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 2 डिजिट देखी। अब हम कह रहे हैं लास्ट की 3 डिजिट अगर उसकी 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं कि 45,328, 66,736, 7,624, 45,608 ये सारे नंबर के जो लास्ट वाले नंबर हैं वो 328, 736, 624 और 608 हैं और ये सभी 8 से डिविजिबल हैं, 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये पूरे नंबर भी 8 से डिविजिबल हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखते हैं कि 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। दरअसल 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल 3 की डिविजिबिलिटी की तरह है।
बिल्कुल एज इट इज़ वही है। आपको जितने बड़े डिजिट दिए गए हैं उन सब का सम करना है। अगर वो सम 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। आप देखिएगा कि अगर हम एग्जांपल ले लें 27576 यानी कि 27,576 और इसमें हम सभी डिजिट को जोड़ें तो जोड़ने पे आता है 27 और 27 तो 9 से डिवाइड हो सकता है। 27 तो 9 के डबल में आता है 3 टाइम्स पे। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 27,576 9 से डिवाइड हो सकता है। अब सबसे लास्ट डिविजिबिलिटी की मैं अभी आपको इस पेज के लिए सबसे लास्ट डिविजिबिलिटी की बात करने वाला हूँ और वो डिविजिबिलिटी है 10 की डिविजिबिलिटी। ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें ये 5 से भी आसान इसलिए है क्योंकि इसमें वो 5 वाला जो चक्कर था वो भी हट गया। इसमें सिर्फ आपको चेक करना है कि लास्ट के डिजिट 0 है या नहीं है। अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0 लिखा है तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो, नहीं लिखा है तो ये पूरा नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं 6,450, 2,550, 670, 5,670। ये सारे के सारे नंबर के लास्ट में 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है। इसका मतलब ये सारे के सारे 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चेक करेंगे कि 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे बता सकते हैं। दरअसल 11 की डिविजिबिलिटी 7 की डिविजिबिलिटी की तरह थोड़ी सी क्रिटिकल ही है, लेकिन समझ में आसानी से आ जाती है। NCERT ने आपकी बुक में 11 की डिविजिबिलिटी के लिए अलग से क्वेश्चन भी सेट किए हैं, तो आपको इसे समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसे समझने के लिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जितने भी जो नंबर आपको दिया गया है उसकी इवन प्लेस वाली डिजिट को अलग सम कर लेना है और ओड प्लेस वाले डिजिट को अलग से सम कर लेना है। दोनों का जो सम आया उसको बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने पे या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, मतलब 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। इसको समझने के लिए भी हम एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल की कोई चीज़ समझना मैथमेटिक्स में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम घर के अंदर बैठ के चिड़िया उड़ाने की कोशिश करें। तो अगर हम एग्जाम्पल लें एक नंबर का जो है 397,859, 3,97,859 और इसको हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेटली इवन प्लेस वाले डिजिट को और ऑड प्लेस वाले डिजिट को सम कर लेंगे, उन्हें जोड़ लेंगे। तो अगर इन्हें जोड़ेंगे आप तो एक तरफ हो जाएगा 9 + 8 + 9 जिन्हें जोड़ के आएगा 26 और दूसरी तरफ 3 + 7 + 5 हो जाएगा जिन्हें जोड़ के आएगा 15। जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इनका आने वाला है 11 और 11 डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको कैसे पता करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और नियम है उनको भी हम पढ़ लेते हैं। उन रूल्स में सबसे पहला रूल है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। मतलब कहने का ये है, अगर मैं किसी एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, जैसे कि अगर 12 है, 12 2 से डिवाइड हो सकता है और 2 का फैक्टर 1 भी है, तो 12 1 से भी डिवाइड हो सकता है। उसी तरह 12 अगर 6 से डिवाइड हो सकता है तो 6 के फैक्टर है 1 2 3 और 6, इसका मतलब 1 2 और 3 से भी डिवाइड हो सकता है 12। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है तो उसके सभी फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि को प्राइम क्या है। मैंने आपको प्राइम बताया था, बिल्कुल वैसा ही है ये को प्राइम, बिल्कुल प्राइम के जैसा ही है। जैसा इसलिए है, बस इसमें 2 नंबर्स की हम बात करते हैं, वहाँ पे हम एक ही नंबर की बात कर रहे थे। को प्राइम में क्या होता है कि अगर 2 नंबर जो हैं उनके बीच का कोई भी हमें फैक्टर नहीं मिल रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है, को प्राइम है। और ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर दोनों नंबर से डिविजिबल है जो कि
को प्राइम है तो इसका मतलब वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा या फिर वो उनका प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि उनका अगर आप एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं तो प्रोडक्ट आ जाता है। तो मल्टीपल हमेशा वो या तो प्रोडक्ट होगा या फिर उस प्रोडक्ट का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगला जो रूल है हमारा, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको क्योंकि अगर दो नंबर एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो उनके सम से भी डिवाइड हो सकते हैं। ये बात उन्होंने हमें कही है। उसके बाद जो अगला रूल है वो उन्होंने कहा है, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके डिफरेंस से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो इन रूल्स को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको इसी स्टैंडर्ड में नहीं, आने वाले सभी स्टैंडर्ड्स में काम आने वाला है। आपको कुछ भी करना हो, आपको एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, सब में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। दरअसल किसी भी नंबर को ऐसी फॉर्म में लिखना जिसमें केवल प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसके लिए इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन को 728 पे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हम इस तरीके से एक लाइन खींचें और उसमें हम लिखेंगे 728। अब 728 2 से डिविजिबल है तो हम इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और 2 से डिवाइड करने पे आता है 364। उसके बाद जब आप दोबारा से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 182। उसके बाद फिर से 2 से हो सकता है तो फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 91। अब ये 2 से नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं ये किससे हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, ये 7 से डिवाइड हो सकता है और 7 से डिवाइड करने पे आएगा 13। अब 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 13 को हम सिर्फ 13 से डिवाइड कर सकते हैं और फिर आएगा 1। तो जब हमारा नीचे 1 आ जाए इसका मतलब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी हो गई है। इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 728 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। ये हुई प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना। इसके साथ साथ ही आपको फैक्टर ट्री का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 728 ही था और इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल में लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड होके आएगा 364। उसी तरह फिर हम 364 को डिवाइड किया, 2 किया और करने पे आया 182। उसी तरह से फिर से 2 से डिवाइड किया 91 आया, फिर 7 से किया और फिर इसी तरह से 13 से डिवाइड करने पे 13 को 1 आया। तो इस तरह से करने पे हमारा ये एक पेड़ जैसा बन गया, सारी ब्रांच निकल रही हैं। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कि फैक्टर ट्री कैसे बनती है कि इसे आपको समझ गए होंगे। तो अब मैं बात करूंगा इसके आगे के टॉपिक्स पे और इसका जो आगे के टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ को समझाने के लिए हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऊपर इन्फो बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देखें और एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लें। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो रिकॉल में सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं और फिर हमने ये भी जाना कि मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में क्या क्या फैक्ट हमें बुक में दिए गए हैं। उसके साथ साथ ही प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करना है ये भी जान लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये भी हम समझ चुके हैं और एलसीएम एचसीएफ के लिए भी आपको वीडियो दी जा चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस चैप्टर में जो कुछ भी आना है, जिस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे वो पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह बस ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ और हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
क्योंकि ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ ले आते हैं। अब तक फर्स्ट ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।